गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे इस पाठ के पहला क्लास होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सड़क के ऊपर। सड़क यानी रास्ता, पथ, है ना। तो सड़क किस पर बनता है या सड़क हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है, सड़क का जो महत्व है वह आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यह सड़क जो एक प्रकार की आत्मकथा है, यानी यह जो सड़क या पथ जो है या रास्ता जो है वह अपनी आत्मकथा यानी अपने ऊपर बीते हुए बातों को वे प्रकाशित कर रहे हैं। किसके माध्यम से? रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से, रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ेंगे कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सड़क की आत्मकथा हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली सड़क को सिर्फ एक रास्ता यानी दिशा के रूप में हम लोग मानते हैं कि यह रास्ता यहाँ से वहाँ तक जाती है, यह रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाती है ना। तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जिनको हम बंगाली में कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, या ठाकुर कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले कवि जो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जो विश्व में पूरे परिचित हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। कह रहे कि रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि की आख्या से विभूषित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन प्रातः स्मरणीय मनीषियों के परंपरा में आते हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने समग्र रूप में चित्रित किया है। कह रहे कि विश्व कवि, विश्व यानी वर्ल्ड पोएट्स, है ना, कि विश्व कवियों में जो आख्या रविंद्रनाथ ठाकुर जी को मिला है, जो उन्हें विभूषित किया गया है, वे उन प्रातः स्मरणीय मनीषियों यानी जो की परंपरा यानी कवियों का जो परंपरा चला आ रहा है आदिकाल से ही, तब से ऐसे कवि कोई नहीं हुए जिन्हें विश्व कवि के रूप में जाना जाता हो। तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वह विश्व कवि के रूप में उनको दर्जा दिया गया है। आपने अपनी रचनाओं में न सिर्फ भारत की गौरवमयी सभ्यता संस्कृति को अभिव्यक्त दी बल्कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के उज्जवल तत्वों को अपनाने का आह्वान भी किया है। कह रहे हैं कि आप यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने क्या प्रकाशित किया है कि भारत की जो गौरवमयी यानी भारत का जो गौरव है उसके ऊपर उससे प्रचलित जो संस्कृति है, जो प्रथा है, वह उसके उज्जवल तत्वों को अपनाने की वह आह्वान किया है और अभिव्यक्त भी किया है। अभिव्यक्त यानी प्रकाशित या व्यक्त किया है। आप मूलतः बांग्ला के कवि कलाकार थे, परंतु अपनी उदारवादी मानवतावादी दृष्टि के कारण आपने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का, फिर राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व का स्पर्श किया। कहने कि आप कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। कहने कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी वे एक्चुअली बांग्ला कवि थे, बंगाली में कविता लिखते थे, है ना। वे बांग्ला में कविता लिखते थे, यानी वे कहाँ? बांग्ला यानी कोलकाता। उनका जन्म कोलकाता में ही हुआ था, तो उनका घर द्वार, उनका पढ़ाई लिखाई कोलकाता में होने के कारण वे बांग्ला में ही कविता लिखना शुरू किया। तो कह रहे हैं कि वे सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर, उससे आगे चलकर उन्होंने
क्षेत्रीय यानी अपने क्षेत्र यानी अपना जो इलाका है यानी कोलकाता है उससे निकलकर बाहरी राज्यों में भी यानी उठकर राष्ट्रीयता यानी नेशनल है ना, पूरे इंडिया में वे तरह तरह की भाषाओं यानी जैसे कि हिंदी, बांग्ला और भी बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने लिखना शुरू किया। फिर वहां से उठकर वे अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी में भी उन्होंने, अंग्रेजी जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वे अंग्रेजी में भी कविता लिखना शुरू किया। और इस प्रकार उन्होंने विश्व बंधुत्व यानी विश्व को एक बंधु के हिसाब से, एक सखा के हिसाब से, एक मित्र के हिसाब से वे स्पर्श किया, यानी सब उन्हें सखा बंधु कहकर पुकारने लगे। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी को विश्व कवि, कवि कहना छोटा पड़ जाएगा, तो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहकर वे पुकारने लगे। इस प्रकार वे पहले बंगाल के, फिर भारतवर्ष के और फिर संपूर्ण विश्व के चाहते बने। यानी कि सबसे पहले वे बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल जिसे हम कहते हैं ना, तो कह रहे हैं कि वे पहले पश्चिम बंगाल में वे अपना अस्तित्व कायम किया, फिर धीरे धीरे वे पूरे भारतवर्ष में अपना अस्तित्व कायम किया, फिर भारत से अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने सभी लोगों के चाहते बने, यानी सभी लोग उनको अपना आइडल, अपने मित्र, बंधु, सखा, सगे संबंधी वे बन गए, यानी अपने चाहते, उनके बहुत सारे फैन बन गए थे पूरे विश्व में। सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे चाहते बन गए। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित बंगला परिवार में हुआ था। कह रहे हैं कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म जो है वे कब हुआ था? 1861 में, यानी 1861 है ना, 1861 में उनका जन्म हुआ था। यह हो गया जन्म, डेट, ईयर ऑफ बर्थ। डेट अगर कहेंगे तो 7 मई है ना, 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था। किसका? कवि गुरु विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। कहां पर हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न परिवार, संपन्न एवं प्रतिष्ठित बांग्ला परिवार है ना, संपन्न यानी पूरी तरह से प्रतिष्ठित एक परिवार जिनमें और भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जिक्र होता है। जो परिवार पूरी तरह से भरा पूरा होता है उसी को कहते हैं संपन्न परिवार। पैसा कौड़ी, धन दौलत, इज्जत, सम्मान है ना, यह सारी चीजों से जो परिवार होता है उसे कहते हैं संपन्न परिवार। तो कह रहे हैं कि संपन्न परिवार में एक बांग्ला परिवार में हुआ था, बंगाली परिवार में, यानी वे खुद बंगाली थे तो बंगाली परिवार में ही उनका जन्म होगा। तो वे बंगाली परिवार में जन्म हुए थे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का। कब? 7 मई 1861 को। कहां पर हुआ था? कोलकाता के जोरासाको में। आपके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर जी दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रख्यात समाज सुधारक थे। यानी कि उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर है ना, यानी उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके पिता के नाम हो गया देवेंद्रनाथ ठाकुर। बच्चों अंडरलाइन कि उनका जन्म, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न एवं बांग्ला परिवार में उनका जन्म हुआ था। फिर उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। ओके, रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ रविंद्रनाथ, आसानी से याद रखना। तो वे एक प्रख्यात समाज सुधारक थे, यानी समाज में फैले जो प्रथाएं होते हैं, जो नियम होते हैं, जो संस्कृति होते हैं, उनमें समाज सुधार यानी समाज के सेवक थे, समाज के सेवा करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई। कह रहे हैं कि उनका जो शिक्षा दीक्षा है वह घर पर ही हुई थी। काव्य, संगीत, चित्रकला, आध्यात्मिक चिंतन,
सामाजिक सुधार एवं राजनीतिक सुरुचि का वातावरण उन्हें परंपरा और परिवार से मिला। कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को पहले ही पता चला कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो परिवार है, जो बांग्ला परिवार है, वे बहुत ही संपन्न परिवार, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार थे। यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बहुत बड़े व्यक्ति थे। इसलिए जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का पढ़ाई लिखाई है वह उनके घर पर ही हुआ था। जैसे कौन सी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था? काव्य यानी जो कि कविता लिखना है ना, कविता लिखने का जी कला उन्होंने घर पर ही सीखा। फिर संगीत, उस कविताओं को संगीत के माध्यम में वे गाया करते थे, वह भी घर पर ही सीखे। फिर चित्रकला यानी जो पेंटिंग वगैरह होता है, आर्ट वगैरह होता है, वह भी घर पर ही उन्होंने सीखा। फिर आध्यात्मिक चिंतन यानी अच्छे चिंता, लोगों के प्रति हित की भावना, भगवान के प्रति आसक्ति, यह सारी चिंताएं वह भी अपने घर पर ही सीखे। फिर सामाजिक सुधार यानी समाज में जो ऊंच नीच का भाव, धनी गरीब का जो भाव, बड़ छोट और भी बहुत सारे की जो प्रथा होते हैं छुआछूत के, वह सारे समाज सुधारक के रूप में भी हुए घर पर ही। हालांकि देवेंद्रनाथ ठाकुर जो उनके पिता हैं वह पहले से ही समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके पास से ही उन्होंने समाज के प्रति सुधार की भावना को भी उन्होंने सीखा। फिर राजनीतिक सुरुचि यानी राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन के में रुचि रखना भी उन्होंने अपने घर से ही सीखा। यह सारे उनकी परंपरागत परिवार में ही उन्हें मिल चुका था। उन्होंने प्रकृति एवं जीवन की खुली पुस्तक को लगन के साथ पढ़ा। कह रहे हैं कि उन्होंने प्रकृति यानी जो नेचर होता है, जो नेचुरल चीज होते हैं, यानी इस पृथ्वी में जो भी नेचुरल है, जो नेचर है, उनके और जीवन की खुली पुस्तक उन्होंने पूरी तरह पढ़ चुके थे, लगन के साथ पढ़ा था। स्वाध्याय के बल पर अपने विविध विषयों का विपुल ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय बच्चों, यहाँ पर स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय, स्व यानी स्वयं, खुद, अपने, है ना, अपने बलबूते पर, यानी स्वयं अध्याय यानी शिक्षा, अध्ययन करना, शिक्षा अर्जन करना। यानी उन्होंने अपने स्वाध्याय से, अपने स्वयं के अध्ययन से उन्होंने जितने सारे गुण, जितने सारे जो क्वालिटी, जो एजुकेशनल क्वालिटी होता है, वह सारे खुद उन्होंने अपने बल पर विविध विषयों यानी बहुत सारे विषय, बंगाली हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो और भी बहुत सारे भाषाओं के ऊपर भी उन्होंने विपुल ज्ञान यानी बहुत से ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था, प्राप्त कर लिए थे। 17 वर्ष की अवस्था में आप इंग्लैंड गए, यानी कि जब उनका उम्र 17 साल के हो गए थे, यानी वह 17 वर्ष के हो गए थे, तो वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड पता है ना, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड गए हुए 17 वर्ष की उम्र में। वहाँ आपको कई सुप्रतिष्ठित अंग्रेज कवि साहित्यकारों का सान्निध्य प्राप्त हुआ और वे पश्चिमी विचारधारा के आलोक से दीप्त होकर स्वदेश वापस आए। कह रहे कि जब वे 17 वर्ष के थे तब वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाकर वहाँ के अंग्रेजी कवि जो थे, उनके सुप्रतिष्ठित यानी जो अच्छे कवि थे, उनके साथ उन्होंने संबंध स्थापित किया, उनके साथ सान्निध्य प्राप्त किया, यानी उनके साथ रहकर वे ज्ञान प्राप्त किए। होने के बाद वे पश्चिमी विचारधारा को लेकर वे फिर से अपने देश को वापस आ गए। इंडिया, भारत में वे वापस आ गए, अपने स्वदेश वापस। स्वदेश यानी स्वयं का देश। उनका स्वयं का देश कौन सा था? भारत, है ना। तो वे वहां से अध्ययन कर कर, यानी बहुत सारे कवियों से मिलकर, अंग्रेजी कवियों से मिलकर, उनके सानिध्य में रहकर जो उन्होंने विचार, पश्चिमी विचार जो उन्होंने अपने अंदर इकट्ठा किया था, वे सारे चीजों को लेकर वे अपने स्वदेश यानी भारतवर्ष में वे वापस आ गए। काव्य प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 7 वर्ष की कोमल अवस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। कह रहे हैं कि बच्चों, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं, उन्होंने सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में ही वह जो कोमल अवस्था होता है, यानी जो 7 वर्ष की उम्र में कोई बच्चे पूरी तरह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, उनका विचार प्रकट नहीं कर पाते, वह कवि गुरु विश्व कवि रविन्द्रनाथ
वे 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, यानी प्रारंभ यानी शुरू कर दिया था कविता लिखना। कितने वर्ष की उम्र में? 7 वर्ष की उम्र में, अंडरलाइन। तब से लेकर देहावसान के समय तक आपकी अमर लेखनी बराबर चलती रही। कह रहे हैं कि तब से लेकर, तब से यानी 7, जो पहले कविता उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में लिखा था, वह तब से लेकर जब तक वे उनका देहावसान नहीं हो गया तब तक वे कविता लिखते ही रहते थे, लिखते ही रहते थे। आपने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों, भावनाट्य एवं निबंधों की रचना की। कह रहे कि उन्होंने सिर्फ कविता ही नहीं लिखे, कह रहे कि कई हजार उन्होंने कविता, नाटक, कहानियां, गीत और रूपकों यानी नाट्य और निबंध की रचना उन्होंने किया था। आपने उपन्यास भी लिखे। जो कवि, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, वे सिर्फ कविता, संगीत या नाट्य या फिर कहानी ही नहीं बल्कि उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, जिनमें गोरा और घोड़े बायरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, यहाँ जो उन्होंने उपन्यास लिखा है जो कि एक गोरा है, और घोड़े बायरे जो कि एक बंगाली शब्द है, घोड़े बायरे यानी घर के अंदर और घर के बाहर। इससे पता चलता है कि वह बांग्ला उपन्यास है। आपके द्वारा रचित कहानियों में से काबुलीवाला एक कालजयी कहानी है। कह रहे हैं कि उनके जितने सारे कहानी उन्होंने लिखा है उसमें से एक कहानी है जिसका नाम है काबुलीवाला। ठीक है, काबुलीवाला एक कालजयी कहानी है। वे उस काल की, यानी जिस काल में उनका जन्म हुआ था, उस काल में वे कालजयी कहानी बन के लौटे थे। कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर की क्रांति का आधार स्तंभ है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि, जिस पर आपको सन 1913 ईंग में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कह रहे कि विश्व गुरु कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कृति स्तंभ, यानी उनका जो प्रतिष्ठता जो उनको मिला था, जो उनको नाम मिला था, वे किनके बदौलत? यानी उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है गीतांजलि। वह लिखने के उपरांत उन्हें 1913 में यानी 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार है ना, उन्हें गीतांजलि में, अंडरलाइन बच्चों, कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस काव्य ग्रंथ के कारण नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो गीतांजलि के कारण, और 1913 में 1913 में वह नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। आपकी अन्य रचनाओं में मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बलाका, सनिका आदि अन्यतम हैं। यानी कि उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख रचनाएं हैं मानसी, फिर संध्या संगीत, फिर नैवेद्य, बलाका और सनिका। यह उनकी आदि अन्यतम काव्य लेख है, काव्य रचना है। आपके द्वारा विरचित सैकड़ों गीतों से रविंद्र संगीत नामक एक निराली संगीत धारा ही बह निकली है। कह रहे हैं कि बच्चों, उनके द्वारा विरचित यानी उनके द्वारा लिखी गई जो गीत हैं, उस सैकड़ों गीत, सैकड़ों है ना, सैकड़ों गीत जो है वे किस नाम से जाने जाते हैं? रविंद्र संगीत, यानी रविंद्रनाथ द्वारा गाई गई संगीत के रूप में। जैसे कहते हैं नजरुल गीति है ना, वैसे ही, या बाउल गान, वैसे ही रविंद्र संगीत भी उनके सैकड़ों गीतों के लिखने के बाद वह संगीतों को, वे गीतों को एक धारा निकली है, उस धारा को कहा जाता है रविंद्र संगीत। ओके, रविंद्र संगीत की धारा वे बहा निकली थी। आपके द्वारा रचित जन गण मन भारतवर्ष का राष्ट्रीय संगीत है। बच्चों, अक्सर असेंबली में
या कभी कभार क्विज कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय संगीत है जन गण मन, वे उनका रचयिता कौन है, तो अक्सर हम लोग कहते हैं बंकिम चंद्र, लता मंगेशकर और भी बहुत सारे तरह तरह के नाम हम लोग लेते हैं। लेकिन यह तुम लोगों के बहुत काम आने वाला सवाल जो है कि भारत के राष्ट्रीय संगीत, ये क्लास 10 के भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना कि भारत के जो राष्ट्रीय संगीत है जन गण मन, वह किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखी गई है। तो वे जो राष्ट्रीय संगीत है जन गण मन, वे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा ही लिखा गया संगीत है। अमर सोनार बांग्ला, पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत है। यानी कि पड़ोसी देश जो है, हमारे पड़ोसी देश कौन से, एकदम बगल में ही है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश जो है वह, वहां का जो राष्ट्रीय संगीत है या नेशनल एंथम जो है वह है अमर सोनार बांग्ला। वे भी, वह संगीत भी देखो हमारे देश में यानी हमारे भारतवर्ष में जन गण मन जो राष्ट्रीय संगीत है वह तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि वे हमारे देश के कवि थे, इसलिए उन्हें ऐसा आख्या दी गई, यानी वह उसमें भारत के सभी सभ्यताओं को उसमें उजागर किया गया, इसलिए उसे राष्ट्रीय संगीत के रूप में सम्मानित किया गया है। तथा वे भारत के कवि होने के साथ साथ उनका लिखा गया अमर सोनार बांग्ला राष्ट्रीय संगीत वे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम बन चुका है। तो बच्चों यह याद रखना कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के दो ऐसे संगीत है जो कि राष्ट्रीय संगीत के रूप में जाने जाते हैं। एक तो जन गण मन अधिनायक, वे भारतवर्ष के राष्ट्रीय संगीत हैं, और अमर सोनार बांग्ला वे बांग्लादेश के संगीत हैं, राष्ट्रीय संगीत। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में बोलपुर के निकट शांति निकेतन नाम के एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। कहने कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में उन्होंने बोलपुर के निकट, बोलपुर एक जगह है उसके निकट ही उन्होंने एक शैक्षिक सांस्कृतिक यानी शिक्षा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सांस्कृतिक यानी कल्चरल केंद्र के हिसाब से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया है। अक्सर सवाल आता है कि शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापित है, तो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के बोलपुर के निकट। ओके, यह शांति निकेतन जो है वह अभी भी है। यह केंद्र गुरुदेव के सपनों का मूर्त रूप रहा और आगे यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि वही शांति निकेतन जिसमें कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर उसमें बच्चों को पढ़ाते थे, तरह तरह के काव्य हो, संगीत हो, नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, वे सारे विधाओं का वे वहां पर ज्ञान देते थे। तो वे आगे चलकर या शांति निकेतन आगे चलकर वे और एक नाम से विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, वे हो गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से वे शांति निकेतन जाने जाते हैं। आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि ली थी। यानी कि आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि ली थी। यानी भारत जब अंग्रेजों के अधीन में थे, जब भारत पर अंग्रेजों का अधीन था, शासन था, वे हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते थे, है ना। तो तब कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर भी उस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन या जो भारत को स्वाधीनता दिलाने का जो आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया था, उन्होंने रुचि ली थी। शांति निकेतन में आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को आपने महात्मा के रूप में संबोधित किया था। यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी, यानी उनका वास्तविक नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। अक्सर सवाल आता है कि महात्मा गांधी का संपूर्ण नाम क्या है, या पूर्ण नाम क्या है, या वास्तविक नाम क्या है।
तो महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, तो जब मोहनदास करमचंद गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पर जब आए थे, तब कवि गुरु विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। तभी से उनका नाम पड़ गया महात्मा गांधी। ओके, यानी मोहनदास करमचंद नहीं कहते थे लोग अक्सर कहते थे महात्मा गांधी। महात्मा यहाँ शब्द जो है वह हो गया महाजुग आत्मा। महा यानी बड़ा, आत्मा यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी वे महान आत्मा थे, इसलिए उनको कहा जाता है महात्मा। तो महात्मा के रूप में संबोधित किया गया और तभी से वे पूरे राष्ट्र पर, पूरे विश्व पर महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में अपना मत देते हुए गुरुदेव ने कहा था, उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है, अर्थात हिंदी। कह रहे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में, यानी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को, यानी जब राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं दिया गया था, तब कवि गुरु विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्ष में एक बात कहा था। क्या कहा था कि उस भाषा को राष्ट्रभाषा करार दे दिया जाना चाहिए, यानी उस भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकृति दे देना चाहिए, यानी उसको मान्यता दे देनी चाहिए जो भाषा अधिक भागों में बोली जाती हो। यानी भारत में ज्यादातर जिस प्रांत में, सभी प्रांतों में जिस भाषा का सबसे ज्यादा व्यवहार किया जाता है या बोला जाता है, समझा जाता है, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा की आख्या दे देनी चाहिए। तो वह भाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा हिंदी, है ना। उन्होंने उस पक्ष में उन्होंने यह अपना विचार रखे थे। 7 अगस्त 1941 में इनको इस महान पुण्यात्मा का स्वर्गवास हुआ। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर या विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो हमने देखा कि जन्म हुआ था 7 मई 1861। ओके, अब उनका देहावसान का जो डेट है वह देखो 7, यानी 7 में उनका जन्म हुआ था और 7 में उनका देहांत हुआ था। लेकिन डेट तो सेम है, लेकिन महीना जो है वह अलग है। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 7 मई को, लेकिन देहावसान हुआ था 7 अगस्त को, है ना। 7 अगस्त को उनका देहांत हुआ था। फिर उनका जो ईयर है यानी 1941, है ना, यह हो गया उनका मृत्यु। जन्म हुआ था 7 मई 1861, मृत्यु हुई थी 7 अगस्त, यानी 7 मई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी मई के 2 महीने बाद अगस्त में यहाँ पर जन्म हुआ था 1861 में। उनका देहांत हुआ था 1941 यानी 1941 को उनका जन्म हुआ। देखो 1861, 1819, 61, 41। ओके, तो ऐसे हम लोग आसानी से रख सकते हैं याद। तो बच्चों, यह जो सड़क की बात है, इस पाठ को, इस आत्मकथा को पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया कि कवि गुरु विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में, जिसमें उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनके द्वारा कितने सारे कहानी, कविताएं, संगीत या शांति निकेतन कैसे रखा गया, भारत देश का जो राष्ट्रीय संगीत है वह किसने लिखा था, हमारे पड़ोसी देश जो कि बांग्लादेश है, उनका सोनार बांग्ला उस देश का जो जातीय संगीत है वह किसने लिखा, उनका देहावसान कब हुआ, उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या क्या थे और उनके किस काव्य ग्रंथ पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कब हुआ था। तो यह सारे हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी हासिल किया। तो बच्चों, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। धन्यवाद।